तो आप सभी का इनलाइटन द लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब कंबस्ट प्लैनेट के बारे में बात करने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता मुझे अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि हर कोई मेरे बारे में जानता है। और शायद जो नहीं जानता है तो मैं उसको बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा त्रिपाठी है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मेरे पास कंबस्ट प्लैनेट को लेकर जो भी जानकारी या मेरा जो भी अनुभव अभी तक का रहा है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने आई हूँ। हो सकता है मेरा अनुभव आपके अनुभव से कम हो। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आप अनभिज्ञ हो, अनजान हो सकता है वो आपको मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास वो आपके साथ शेयर करूंगी तो मेरी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, यानी मैं आप लोगों से भी सीखूंगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और कंबस्ट प्लैनेट के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं, साझा करते हैं। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना माइक म्यूट पर रखेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर हम सबसे लास्ट में लेंगे। बीच में कोई भी डाउट रहेगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन सबसे लास्ट में ही हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ताकि हर किसी का समय, सबका समय बहुत वैल्यूएबल है, तो सबके समय का ध्यान देते हुए अगर हम काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। और कंबस्ट प्लैनेट यानी अस्त ग्रह, मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, मगर उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कंबस्ट प्लैनेट क्या है। यानी कि अस्त ग्रह, तो अस्त का मतलब क्या हुआ कि वो छुप गया। कहाँ छुप गया? एक सन के पास जाकर छुप गया या जल गया, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, तो जल गया या छुप गया। क्योंकि अस्त कौन करता है? अस्त करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सन में है, सूर्य में है। और सूर्य कौन है? सूर्य है हमारा इस सृष्टि को चलाने वाला राजा, हमारी आत्मा। अगर हम सबसे ज्यादा, और कोविड के बाद हर किसी को पता चल गया है कि इम्यूनिटी, अगर सूर्य अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी सोल अच्छी है, हमारी बॉडी भी अच्छी है। क्योंकि सन जो है वो लग्न में जाके एग्जॉल्टेड हो जाता है, हर किसी को पता है। तो किसी को जलाने की, अस्त करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सूर्य में है। क्यों? सूर्य के पास ही वो ताकत है। और लाइट की जो हम बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। चंद्रमा के पास भी रोशनी है, लेकिन चंद्रमा की जो रोशनी है वो मेंटेन रोशनी नहीं है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रमा हमें चीट करता है। और चंद्रमा चीटिंग का भी कारक है। वो कभी एक जैसी रोशनी नहीं रखता। पूर्णिमा के आसपास तो बहुत ज्यादा खिलेगा, पूरा चमकेगा, और अमावस्या के समय छुप जाएगा। तो चंद्रमा कोई कंटिन्यूटी, या कहते हैं ना, एक एक स्तर में एक तरीके की रोशनी नहीं दिखाता है, वो हमेशा हमें चीट करता है। तो चंद्रमा खुद ही सन से रोशनी लेता है। ये तो हो गई सन और बाकी प्लैनेट की। तो प्लैनेट कितने अस्त होंगे? राहु केतु को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि राहु केतु खुद सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। तो बचे हमारे 6 ग्रह। तो वो 6 ग्रह ही जब सूर्य के एक पास एक सर्टेन डिग्री में आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। ये हम मोटा मोटा समझते हैं। अब मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है। क्या है? कंबस्ट प्लैनेट एंड देयर इम्पैक्ट। तो अस्त ग्रह और उनका क्या असर है, कहां पर? हमारे जीवन में। तो देखते हैं उनका क्या असर है और वो कैसे रोल प्ले करते हैं, और कहाँ, किस सर्टेन डिग्री के आसपास वो अस्त होते हैं। मैं यहाँ देखिए बहुत ज्यादा थ्योरी
नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। वो आप लोगों ने YouTube पे बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मैं आपके पास यहाँ आज वो कोर चीज शेयर करने आई हूँ जो शायद कहीं और डिस्कस ना की जाती हो, कि कंबस्ट प्लैनेट हो जाएगा, मून कंबस्ट हो जाएगा तो इमोशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, केयर में प्रॉब्लम आ जाएगा। इस पे मैं बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी। मार्स कंबस्ट हो जाएगा तो आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम आएगा, ये हर किसी को पता है, ये सारी चीजें हर कोई जानता है। मैं यहाँ आपके पास वो सटीक चीज डिस्कस करने आई हूँ जो शायद अभी तक आप लोग जानते भी हो सकते हैं, या उसके बारे में आपको ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो। तो ये सारी चीजें तो हर किसी को पता है। और हमने बात कर ली है कि कंबस्ट प्लैनेट कब कंबस्ट होता है, जब वो सन के पास एक सर्टेन डिग्री के आसपास आ जाता है, आगे या पीछे। तो मून क्या है, प्लीज साइलेंट कर लीजिए। मून क्या है, मून जो है वो 12 डिग्री के आसपास जब सन के आगे या पीछे आ जाएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। ये सब कुछ हमें ग्रंथों में, क्लासिक्स में लिखा हुआ मिलता है। मार्स 17 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है, कि 17 डिग्री अगर सन की डिग्री एक है सपोज टू, तो 17 डिग्री के आगे और पीछे अगर मार्स है तो मार्स कंबस्ट हो जाएगा। मरकरी 14 डिग्री, और अगर वो रेट्रो है तो वो 12 डिग्री में ही कंबस्ट मान लिया जाएगा, 12 डिग्री आगे या पीछे। वीनस भी इसी तरीके से, अगर रेट्रो नहीं है तो 10 डिग्री, और रेट्रो है तो 8 डिग्री तक उसे कंबस्ट मान लेते हैं। जुपिटर 11 डिग्री और सैटर्न 15 डिग्री के आसपास। अच्छा, ये डिग्री भी आप याद रखिएगा कि अक्सर हम डिग्री देख लेते हैं, ये सब आपको ऐप में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि सपोज टू आपका सन 2 डिग्री 35 मिनट समथिंग सेकेंड में है, तो आप खाली 2 डिग्री नहीं लेंगे, वो सेकेंड्स भी, मिनट भी आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर ये आपको मैन्युअली करना आता है तो आप एक बार ऐप से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई देख लेते हैं कि भाई ऐप में जो दिया है वो सही है कि नहीं। हम खाली 12 डिग्री नहीं देखेंगे, हम सन का मिनट भी देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है उसकी एक्चुअल डिग्री भी देखेंगे, वो कितने मिनट पे है। अगर वो मिनट क्रॉस कर गया है तो इसका मतलब वो कंबस्ट नहीं है। अगर सन से 12 डिग्री 35 मिनट पे है तो डेफिनेटली वो फिर कंबस्ट नहीं है। हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमें ये मैन्युअली कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अब क्लासिक्स में ये भी लिखा हुआ है कि जब 3 ग्रह किसी भी इंसान के अस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, वो इंसान जड़ के समान हो जाता है। जड़ का अर्थ क्या है, जड़ का अर्थ है कि वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसके अंदर वो स्फूर्ति नहीं होती, वो जोश नहीं होता कि वो उन जो भी प्लैनेट अस्त हुए हैं उनकी एनर्जी आप कह सकते हो इस नेटिव के अंदर कम हो जाती है। ये क्लासिक्स में लिखा हुआ है। अब रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल में क्या देखने को आता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट के जो रूल हैं वो क्या है। हमें अगर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हुआ है तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए देखने के लिए, कि भाई अगर मरकरी कंबस्ट हो गया तो आप सीधे बोल दोगे कि भाई आपकी वाणी में दोष होगा, मरकरी जिस भी हाउस को रूल कर रहा होगा उससे आपको चीजें पूरी तरीके से नहीं मिलेंगी। नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। हमें उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सब अप्लाई करने पड़ेंगे कि क्या ये रूल्स उसमें आ रहे हैं, क्या ये इस रूल्स को पार कर गया है या इन रूल्स के अंदर है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि पहले आप ये देखिए कि जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ है वो सन से आगे है या सन से पीछे है। जैसे कि आप ये अगर मान लीजिए आपका सन 5 डिग्री पे है तो जो भी प्लैनेट कंबस्ट हुआ है
वो आपका 5 डिग्री क्रॉस कर चुका है या 5 डिग्री के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, ये आप देखे बगैर आपका सटीक प्रेडिक्शन नहीं आएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, मैं 1 to 1 सबको म्यूट नहीं करती रहूंगी। तो ये आपको रूल पहले देखना है। सेकंड क्या है कि जब कंबस्ट, जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ है उसका नेचर क्या है, वो स्लो प्लैनेट है या फास्ट प्लैनेट है। तो स्लो प्लैनेट हम सब जानते हैं कि कौन है, सैटर्न एंड जुपिटर। अगर वो प्लैनेट स्लो है और वो पीछे है, सपोज टू मान लीजिए 5 डिग्री पे सन है और 2 डिग्री पे या 3 डिग्री पे आपका जुपिटर और सैटर्न है, तो उसको 5 डिग्री तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसके रिजल्ट, उसके प्रेडिक्शन में चेंज आ जाएगा अगर मरकरी और वीनस हुआ या मार्स हुआ तो। फिर हम ये देखेंगे कि जो भी प्लैनेट कंबस्ट हुआ है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सन आपके हॉरोस्कोप में किस हाउस को रूल कर रहा है। यानी कि सन का जो साइन है लियो 5 नंबर, वो आपके हाउस में यानी आपके हॉरोस्कोप में किस हाउस में आती है। लग्न में आ रही है, द्वितीय में आ रही है, तृतीय में आ रही है, चतुर्थ में, पंचम में, छठे भाव में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश में या 12वें भाव में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हमें किस लॉर्ड ने कंबस्ट किया है। ठीक है, कंबस्ट के ये पढ़ाने के बाद मैं आपको कंबस्ट की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि कंबस्ट आप समझेंगे कैसे। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो सन जो भी जिस भी हाउस का लॉर्ड है उसने किस हाउस के लॉर्ड को कंबस्ट किया है। मान लीजिए सन आपका लग्न का स्वामी है और उसने दूसरे भाव के स्वामी यानी बुध को कंबस्ट कर दिया और आपके दसम भाव के स्वामी को कंबस्ट कर दिया, तो क्या होगा। अब बाकी चंद्रमा और सन को छोड़ के तो हर किसी के पास 2-2 भाव होते हैं, तो हम ये बोल देंगे कि भाई ये कंबस्ट हो गया है तो 2 भाव यानी कि 4 भाव तो आपके बेकार हो गए। ऐसा नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये कंबशन कौन से हाउस में हो रहा है, क्योंकि एक तो है जो परेशान करने वाला है या सन समझ लीजिए, और दूसरा है परेशान होने वाला। लेकिन ये जो क्रिया हो रही है वो किस भाव में हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस आएगा तो उसी भाव का आएगा, तो वो भाव हम चेक करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जो भी ये कंबशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मतलब सन किसको कंबस्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड को या एनिमी को। अगर फ्रेंड है तो थोड़ी रियायत तो मिल ही जानी चाहिए, और एनिमी है तो फिर कहते हैं ना, अब तो आया अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो मैं पूरा बदला लेके ही रहूंगा, अथॉरिटी तो मेरी है। फिर हमें ये देखना है कि कौन सा हाउस, कौन से हाउस, अगर एक चीज है कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें लॉर्ड। Who is this? तीसरे, छठे, 8वें और 12वें हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है, क्लास 6 में लिखा है, तो ये नेटिव के लिए बहुत अच्छा है। अगर तीसरे, छठे, 8वें भाव का स्वामी कंबस्ट हो जाता है तो क्या जीवन में कमी हो जाएगी। हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे, रोग नहीं होगा, सडन दुर्घटनाएं नहीं होंगी, हमारा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर इन भावों का स्वामी कंबस्ट हो जाता है तो क्या एक्चुअल में नेटिव के लिए अच्छा है, नहीं है। अगर विपरीत परिस्थितियां आई तो इंसान एफर्ट लेने के काबिल नहीं रहेगा।
छठे भाव से आपका रोजगार, आपका जॉब देखा जाता है, तो ये इंसान जॉब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम क्लासिक्स में लिखी हुई चीजों को आंख बंद करके मान ले, प्लीज गिरजा जी म्यूट करिए। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट, क्लासिक में ये भी लिखा हुआ है कि कंबस्ट प्लैनेट अगर मून से केंद्र में आ जाता है तो उसका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। बुरा प्रभाव क्या होता है कि कंबस्ट प्लैनेट क्या हमेशा बुरा प्रभाव ही देगा? हम किसी भी चीज को ज्योतिष में बुराई ज्यादा देखते हैं। छठे का स्वामी बुरा, आठवें का स्वामी बुरा, 12वें का स्वामी बुरा, शनि बुरा, मंगल बुरा। अब यहाँ कौन बुरा है? यहाँ तो शनि ही बुरा हो गया, सबको कंबस्ट किए दे रहा है। तो इनऑस्पिशियस चीज क्या है? फिर क्या देखेंगे कि जो कंबस्ट प्लैनेट है अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए। अच्छा, शुभ ग्रह की दृष्टि क्या? गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र या आपके हॉरोस्कोप के शुभ ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सिर्फ आप ये पढ़ते हैं कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो शुभ में अगर तुला लग्न की कुंडली है तो गुरु तो भाई तीसरे और छठे का स्वामी हो गया। अगर उसने कंबस्ट प्लैनेट को दृष्टि दे दी तो क्या ये शुभ है? चैट में लिख के कोई बताएगा कि ये शुभ है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम किस पर बात करेंगे? हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या है। ये हमारे क्लासिक्स के पॉइंट्स हो गए। ऑब्वियस सी बात है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनके बगैर हम आगे कंबस्ट प्लैनेट की प्रिडिक्शन बराबर से पॉइंट कहते हैं ना, टू द पॉइंट नहीं कर सकते। खाली आप कारक तत्वों के बारे में बता सकते हो कि भाई मरकरी कंबस्ट हो गया तो आप अपने आप को, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्या मरकरी का कंबंशन सिर्फ इतना ही है? या वीनस कंबस्ट हो गया तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी? तो क्या वीनस से सिर्फ हम रिलेशनशिप देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते? तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या आते हैं? प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि छठा, आठवां, 12वां, ठीक है, छठा, तीसरा, छठा, आठवां और 12वें हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, और कहां पर? तीसरे में, छठे में, आठवें और 12वें भाव में कंबस्ट हो जाता है तो ये नेटिव को बहुत वेल्थ देता है। तीसरे, छठे, आठवें, 12वें, देखिए यहां हमने पढ़ा था कि तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी कंबस्ट है तो नेटिव के लिए अच्छा है। कहाँ अच्छा है? तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे में, छठे में, आठवें और 12वें भाव में ही कंबस्ट होता है तो ये नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फिर क्या है कि कंबस्ट प्लैनेट, एक हमारे एस्ट्रोलॉजर कैज़मी हुए हैं जिन्होंने बहुत कंबस्ट प्लैनेट के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन करी है और बहुत अच्छा रिसर्च भी किया है, क्योंकि अच्छी प्रिडिक्शन करने के लिए आपको अच्छा रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ क्लासिक्स के भरोसे नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है कि क्लासिक्स में जो लिखा है वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पे क्लासिक में लिखा हुआ है कि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर कंबस्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी एक शब्द में पूरा पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता था, लेकिन हम क्या समझते हैं, सिर्फ हम उनका एक शब्द पढ़ते हैं और हम बस उसी में ही पूरा रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल, उस चीज को प्रैक्टिकल कहते हैं ना, जब आपकी बॉडी है और सर्जन जब उसकी चीर फाड़ करता है तब जाके अंदर उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही जो हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, ये हमें भेंट दी हुई है,
ठीक है, आशीर्वाद के रूप में, उसको जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर निकल के आएगा कि ये तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी कहाँ कंबस्ट होंगे और तब क्या रिजल्ट देंगे। फिर है कि अगर कंबस्ट प्लैनेट सन के विदिन, हमने ये डिग्री पढ़ लिया जो हमें लिखी हुई है, क्या इतनी डिग्री में सारे प्लैनेट रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं देंगे। ये खाली नेचर बता दिया गया है, लेकिन रिजल्ट के लिए विद इन 7 डिग्री, गुड या बैड, अगर आपको कंबस्ट प्लैनेट का रिजल्ट देखना है तो वो सन से विद इन 7 डिग्री आगे या पीछे उसकी दूरी इतनी ही होनी चाहिए। वो बहुत, अब ये 7 डिग्री क्यों लिया गया? 7 क्यों लिया उन्होंने? 7 ग्रह हैं, राहु केतु को नहीं लेते, तो ये 7 जो डिजिट है इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर उसमें भी कोई भी प्लैनेट विद इन 1 डिग्री अगर आ जाता है तो वो तो समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। कहते अर्श से, कहते क्या है, अर्श से फर्श या फर्श से अर्श, जो भी है, आपको इतनी हाइट दे सकता है कि आपने सोचा ही नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है जो मैंने सोचा है, क्या मैंने आज तक समझा है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि सूर्य क्या है। सूर्य जो है वो राजा है, हमारी आत्मा है, और बाकी जो हमारे बाकी के 6 प्लैनेट हैं, तो मून क्या हो गया? मून हो गई उसकी पत्नी, बुध हो गया बच्चा, ये हर किसी को पता है, मार्स सेनापति हो गया, तो गुरु जुपिटर गुरु हो गया, सैटर्न सेवक दास हो गए। तो कोई भी राजा बिना वजह इनको क्या कंबस्ट करेगा, इनको सजा देगा? तो वो वजह क्या हो सकती है? कंबस्ट प्लैनेट जब भी आप अपनी कुंडली में देखें तो आप एक बात जरूर समझ जाइए कि इस ग्रह में उतना पोटेंशियल है जो आपके शायद एग्जॉल्टेड प्लैनेट में भी नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रह पिछले जन्म के कुछ कार्मिक डेप्ट हैं, उनको या आप श्राप कह सकते हैं कि जुपिटर कंबस्ट क्यों हुआ। कोई अपने गुरु को कंबस्ट क्यों करेगा? राजा अपने गुरु से ज्ञान लेता है, उसको कंबस्ट क्यों करेगा? क्योंकि गुरु के पास अहम आ गया, उसको अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अहम आ गया कि भाई मेरे पास ज्ञान है, मैं गुरु हूं, मैं राजा को या प्रजा को ज्ञान देता हूं। तो ये अहम जो है ये गलत है। ज्ञान में अहम आ जाएगा तो आप एक अच्छे गुरु कभी भी नहीं बन सकते। तो आपको भाई राजा के पास ले जाया गया कि भाई इन्होंने तो इनको बहुत अहम आ गया है, अगर हम इनको अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो अब तो ये अपने ज्ञान की उल्टी दिशा बहाने लगेंगे। तो जब सन के पास ले जाया जाएगा तो सन क्या बोलेगा कि भाई, जब उनके सारे कार्यकलापों के बारे में बताएगा तो बताएगा इनके पास ज्ञान बहुत है लेकिन इन्होंने ज्ञान दिया भी बहुत ज्यादा है। अगर ज्ञान दिया है उसके बाद इनको घमंड है तो आपको शायद एग्जॉल्टेशन के साथ कंबस्ट हो जाए, आप मूल त्रिकोण राशि में आप कंबस्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास पुण्य कर्म भी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आपका कंबंशन होना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चले अहम सिर्फ और सिर्फ सन के पास है। वो भी कौन सा अहम? ईगो वाला नहीं, क्योंकि सन जब रोशनी देता है तब वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो,
चाहे वो सोने के महल में रह रहा हो या झोपड़ी में रह रहा हो, वो हर किसी को रोशनी एक समान देता है। तो सन भी यही बताना चाहता है कि भाई आपको जो भी ईश्वर की कृपा से मिला है, आप उसको निस्वार्थ दीजिए, आप लीजिए उससे आपका जो भी बनता है, कि भाई मैं आपको विद्या दूंगा, इतना आपसे शुल्क लूंगा, आप शुल्क लीजिए मगर अहम मत दिखाइए। तो आपका एग्जॉल्टेशन मूल त्रिकोण या स्वराशि या फिर जो भी आपका जितना भी पुण्य कर्म होगा वहां से आपको मिल जाएगा। अब इसके और आपने पता चला अहम भी बहुत ज्यादा है और बुराई भी, बुरे कर्म भी किए, तो पता चला एक तो डबली ऊपर से कंबस्ट, और बुरा तो शत्रु के घर में पहुंचा दिया और उसमें कंबस्ट हो गए। तो पोटेंशियल आपके पास इतना ज्यादा है, यानी कि आप पिछले जन्म से उस क्षेत्र में जो भी प्लैनेट है उसके कारक तत्व जो हैं उसमें आपने महारत हासिल कर रखी है। बस आपको क्या समझना है, अपने ईगो को हटाना है। अगर आपने अपना ईगो हटा दिया, उस एनर्जी के रिलेटेड जो ईगो रहेगा, तो वो प्लैनेट आपको वो देगा जो बाकी लोगों के पास, कहते हैं ना, अगर जुपिटर कंबस्ट है और उसको अपने ज्ञान का ईगो नहीं है, तो वो इंसान के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि दूसरा इंसान 100 किताबें पढ़ के भी और 200 मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ज्ञान वो पिछले जन्म से लेकर आया है, उसमें उसने महारत हासिल कर रखी है। लेकिन बिकॉज ऑफ ईगो उसको ये श्राप मिल गया कि भाई अब इस जन्म में जाके आप थोड़ी सी और मेहनत करो, रगड़ो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, जो आपसे मांगने आया था आपने उसको कितना परेशान किया। तो जब आप किसी से मांगोगे और आपको किसी के सामने बेंड होना पड़ेगा, बेंड आदमी कब होता है, जब ईगो खत्म होता है, झुकता कब है, तो जब आप मांगोगे तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। 7 डिग्री क्यों बोला और 1 डिग्री क्यों बोला? राजा के करीब कौन जाएगा? राजा के करीब वही जाएगा जो राजा को चाहता होगा। यानी कि आप में बुराई है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्रूर पिता और एक बच्चा, तो और एक दुष्ट इंसान, जैसे डिग्री की हम बात करते हैं तो 8, 9, 10, तो राजा अपने पास उसको सजा देने के लिए क्यों बुलाएगा भाई? उसके लिए तो बाकी सेनापति और बाकी सब चीजें, राज दरबार है ना, वो तो खाली ऑर्डर देगा और बोलेगा निकलो, इसको जो करना है करो, इसको शत्रु राशि में भेज दो, कंबस्ट भी कर दो। लेकिन जब 7 डिग्री यानी राजा जिस जगह पे, जिस थ्रोन में बैठा हुआ है, अगर वहां तक किसी की पहुंचने की औकात हो रही है, तो इट मीन्स राजा खुद चाहता है कि ये इंसान मेरे लेवल तक आए। और जब 1 डिग्री तक आ जाएगा तो राजा क्या उसे जला रहा है? नहीं, राजा खुद ही इतना ज्यादा प्रतापी है, उसके अंदर इतना ग्रेस है कि अगर आपकी आप हर किसी को, हर कोई यही एग्जांपल देता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर है और बाकी मंत्रियां हैं, मंत्री लोग हैं, तो उनकी, आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए कि अगर एक कोई पिता है, बहुत हाई पोजीशन में है, तो क्या वो अपने बच्चे को जलाएगा? नहीं, उसके पास क्लोज वही आ पाएगा जो जिसे वो चाहेगा, और जब उसके पास वो क्लोज आ जाएगा तो उसे आलिंगन से लगा रखा है उसने। और राजा किसी को गले से लगाए, इसका मतलब क्या हो गया? चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, वो प्लैनेट कमाल कर देगा। अब उसके पास राजा की भी शक्ति है। इसीलिए कभी भी, और आप इसे किसी भी चार्ट में लगा के देखिएगा, आपको ये जला हुआ प्लैनेट, ठीक है, फूका हुआ प्लैनेट वो रिजल्ट दे देगा जो बाकी एग्जॉल्टेड प्लैनेट नहीं देगा। मैं आपको दिखाती हूं कैसे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि
जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ है, जैसे सपोज टू सन ने किसी प्लैनेट को कंबस्ट किया है, तो वो कहीं तो किसी राशि में तो कंबस्ट कर रहा है, तो क्या उसने अपने डिस्पोजिटर को कंबस्ट किया है? ये वही बात हो गई, कालिदास जी जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को क्या काट देंगे? अगर काट देंगे तो क्या वो खुद नहीं गिरेंगे? तो सन कभी भी जिस भी प्लैनेट को कंबस्ट करता है और उसी की राशि में ही है। मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है और सन जो हो गया वो आपके 12वें भाव का स्वामी हो गया। अब उसने शुक्र को दूसरे भाव में ही बैठ के कंबस्ट कर दिया, तो दूसरा भाव शुक्र का स्वयं का भाव है, उसकी स्वयं की राशि है। तो क्या ऐसे में सन की पावर ज्यादा होगी? एक तो सन वहां डबली हो गया, ठीक है, कंबस्ट है, लेकिन डबली होने के बाद भी वो उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि वो अपने डिस्पोजिटर को कमजोर करेगा तो वो खुद कमजोर हो जाएगा। वहां पर भी वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। कंबस्ट प्लैनेट मेनली इफेक्ट कहां, अब ये समझिए कि कंबस्ट कोई भी प्लैनेट है उसका इफेक्ट कहां आता है? तो उसका इफेक्ट आता है रिलेशनशिप विथ अदर्स। वीनस कमजोर हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, रिलेशनशिप नहीं होगी या वेल्थ नहीं होगी, 100% होगी, दूसरों से ज्यादा हो जाएगी, बल्कि अगर आपने अपने ईगो को सेक्रीफाइस किया तो। वो अटैक कहां करेगा? रिलेशनशिप विद अदर्स, आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा, आपकी विटालिटी पे, यहां पे वो अटैक करता है, ना कि कहां पे। जबकि हम लोग बोलते हैं कंबस्ट प्लैनेट के जो नेचुरल कारक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म नहीं हो जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं। क्यों हाइड हो जाते हैं? सूर्य की रोशनी के सामने आप कौन चमकेगा? कोई नहीं चमक पाएगा। तो और इसका ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते? ये वेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ये करियर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ये आपकी इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। कभी भी उस एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई कंबस्ट प्लैनेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है तो किस एरिया में, सपोज टू मून है तो क्या प्रॉब्लम आएगी मून के साथ? तो मून अगर है तो आपके इमोशन में इनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मून इमोशन का कारक है। इनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? क्या आप इमोशनल नहीं हो सकते? आप इमोशनल नहीं होगे, आपके अंदर इमोशन की कमी होगी? नहीं, आपके इमोशन एक जैसे नहीं होंगे, आप दिखाओगे कुछ, अंदर से कुछ और। आप केयर तो बहुत दिखाओगे, लेकिन एक्चुअल में आपके अंदर वो केयर है नहीं। लेकिन जिस दिन आपने केयर दिखानी शुरू कर दी ना, वो मून कंबस्ट वाला इंसान किसी और के बच्चे को इतने अच्छे से रख सकता है जितना उसकी स्वयं की माँ भी नहीं रख सकती। बस उसको अपने इमोशन को समझने की जरूरत है, राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। वो अपने माइंड पर इतना कंट्रोल कर सकता है, उसके मूड स्विंग्स होने की बात ही नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ करेगा? नर्चरिंग में और सेल्फ केयर में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि क्या करेगा, ये आपके हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। तो आपकी जो चंद्रमा है वो न्यूट्रिशन है, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। आप सेल्फ केयर नहीं करोगे, कुछ भी खा लोगे। सेकेंड हाउस में चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, कुछ भी खा लोगे आप। स्टेल फूड भी चलेगा, कोई बात नहीं, अरे खा लेने दो ना, क्या प्रॉब्लम। ये सारी चीजें की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा खाओगे ऑब्वियस सी बात है आपके मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे।
आपने अपने आप को केयर किया ही नहीं है, वहां उन लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं, उनको अपने इमोशन को सही तरीके से बताने में प्रॉब्लम आती है, मना नहीं कर पाते किसी को, अंदर ही अंदर घुल रहे हैं लेकिन मना नहीं कर पाए। मरकरी कंबस्ट होगा तो क्या होगा, सजेस्ट आपका इश्यूज आएगा विथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इशू क्या मतलब हुआ इसका, मतलब आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आप इंटेलेक्चुअल बहुत हो, लेकिन बिकॉज ऑफ पिछले जन्म के आपके पास वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपने उसको दिया नहीं किसी को। तो आप खुद बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, लेकिन जब आपको अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करने की बात आएगी, आप ज्ञान कैसे एक्सप्रेस करोगे, वाणी से, बातचीत से, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन अगर उनको बोल दो कि भैया एक क्लास ले लो, तो उनसे पढ़ाया ना जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज्यादा घमंड दिखाया कि अरे मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मुझसे ज्यादा स्कॉलर कोई नहीं है, मैं सबको पढ़ाता हूँ, मेरे पास जितनी डिग्रियां हैं उतनी किसी के पास नहीं। तो अब आपको बताया जाएगा कि भाई वो डिग्रियां जो आपने पढ़ा है और आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, वो वाणी के थ्रू पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल थ्रू पढ़ा रहे हो, अपने जो एक्सप्रेशन है उनके थ्रू पढ़ा रहे हो। अब इस जन्म में आपको उसके लिए मेहनत करनी है, ना कि ज्ञान के लिए मेहनत करनी है। डिग्री के लिए मेहनत नहीं करनी है, डिग्री तो आप ले ही लोगे, लेकिन उन डिग्री का क्या आप यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्या ये हमेशा होगा, नहीं होगा, हम उस पॉइंट पे भी आएंगे। वीनस अगर है तो चैलेंजेस इन लव, रिलेशनशिप एंड क्रिएटिविटी, इसका क्या मतलब हुआ। कंबस्ट प्लैनेट का सबसे बड़ा रूल है कि आप ईगो को सेटिस्फाइड मत करो। आप चैलेंज, लव में चैलेंज क्यों आएगा, अगर आपका ईगो अपने प्रेम में, रिलेशनशिप में, क्रिएटिविटी में है, तो आपके अंदर वो चीज होने के बावजूद भी आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। आप बहुत क्रिएटिव हो, दूसरों से कहीं ज्यादा क्रिएटिव हो, आपके 10 रिलेशन बन जाएंगे और वो टूटते रहेंगे, तब तक टूटते रहेंगे जब तक आप समर्पण की भावना लेकर नहीं आते, इक्वालिटी की भावना लेकर नहीं आते। कंबस्ट प्लैनेट वालों के अच्छे खासे अफेयर भी होते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम है, तब तक प्रॉब्लम होती रहेगी जब तक आप इक्वालिटी तक नहीं पहुंचोगे। ये लोग अपने अपने कहते ना, शो ऑफ बहुत करेंगे कि भाई हम परफेक्ट कपल हैं। किसी भी कंबस्ट प्लैनेट वाले को देखिएगा, ये वीनस वाले को शो ऑफ करेंगे, हम बहुत अच्छे कपल हैं, लेकिन इनको अंदर से पता होता है ये कैसे कपल। लेकिन जिस दिन इन्होंने इक्वालिटी दे दी एक दूसरे को, अपना ईगो खत्म कर दिया, उसके बाद इनसे अच्छी ज्यादा मैरिड हैप्पी लाइफ किसी की नहीं होती।